आज हम देखने वाले हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश से पहले हम सल्तनत काल के ऑलरेडी हम देख चुके हैं। गुलाम वंश हम पहले ही देख चुके हैं, खिलजी वंश देख चुके हैं। आज हम तुगलक वंश को देखेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वंश है सल्तनत काल का। अच्छा, इसमें ध्यान रखिए, सबसे पहले हम नामकरण की बात करते हैं। तो नामकरण कैसे हुआ, तुगलक वंश कैसे नामकरण पड़ा। तुगलक वंश का पूरा टाइम पीरियड है 1320 से 1411। और नामकरण कैसे हुआ इसका, तो नामकरण इस तरह से हुआ कि गाजी मालिक जो गयासुद्दीन तुगलक थे, तुगलक वंश के संस्थापक, उनके पिता का नाम था कुतुलुक गाजी, जो बाद में कुतुलुक शब्द अपभ्रंश होते होते तुगलक हो गया और इसी से बन गया तुगलक, और वो तुगलक वंश अपने आप को बोलने लगे। तुगलक वंश में वैसे 9 इंपॉर्टेंट राजा हैं, लेकिन आपके काम के सिर्फ 3 राजा हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और एक ये चौथे राजा लास्ट वाले हैं, नसरुद्दीन महमूद। तो गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक हैं, फिर मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट वाले हैं नसरुद्दीन तुगलक, जिनसे एक फिक्स से 2 क्वेश्चन हैं जो आएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को। 1320 से 1325 के बीच में गयासुद्दीन तुगलक का समय है। ये संस्थापक हैं इस वंश के, और इन्होंने स्थापना की हुई है इस वंश की। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। और पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इनका निजामुद्दीन औलिया के साथ काफ़ी मनमुटाव था, जिसका कारण था शासक बनने के बाद जो खुसरो थे, इससे पहले कि जो लास्ट खिलजी वंश के जो राजा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारा धन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को दिया था। लगभग 5 लाख टके दिए थे, जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच में कुछ विवाद हो गया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की जो प्रसिद्धि थी, लोकप्रियता थी, उससे भी गयासुद्दीन तुगलक जलते थे, जिसके कारण इनके बीच में विवाद हुआ। और जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गए और अभियान से लौटते वक्त उन्होंने औलिया को एक आदेश भेजा कि अब आप मेरे आने तक दिल्ली छोड़कर चले जाइए, दिल्ली आने से पूर्व। तो इस बात के संदर्भ में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने तुगलक के लिए कहा था, हनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। तो ये भी बाद में फिर एक फ्रेज बन गया कि दिल्ली अभी दूर है, और वो फिर गयासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए, दिल्ली के पास ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से ध्यान रखें। साम्राज्य विस्तार, तो गयासुद्दीन जो तुगलक हैं, उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, उन्होंने दक्षिण भारत के वारंगल पर आक्रमण किया था, लेकिन यह असफल रहा, और इस समय वहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। 1324 में जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर पुनः आक्रमण किया और इसे जीत लिया था, और इसका नाम फिर उन्होंने तेलंगाना या सुल्तानपुर रखा। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार वगैरह उन्होंने नहीं किए हैं। इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने नहरों का निर्माण आरंभ कराया था, कैनाल। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि नहरों के निर्माण के लिए कौन सा सुल्तान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक आता है। इन्होंने मंगोलों को भी पराजित किया था, नहरों का निर्माण कराया। यही क्वेश्चन सर्वाधिक इनके बारे में पूछा जाता है। फिर दूसरा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया के साथ इनके खराब संबंध। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने कुछ बंगाल में भी अभियान किया था, सैन्य अभियान किया था, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल राजा थे वो इनको काफ़ी परेशान कर रहे थे, बहुत गड़बड़ कर रहे थे। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने अभियान किया, वहाँ पे राजा नसरुद्दीन महमूद को पराजित किया, लेकिन खास सफलता इनको साम्राज्य विस्तार में नहीं मिल पाई थी। दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाना, तो इन्होंने कुछ दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का प्रयास किया, और ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण दक्षिण भारत को ही दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाले ये पहले राजा थे। ठीक है, जनता की भलाई और कृषि के
संबंध में किए जाने वाले इनके कार्य, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने नहरों का निर्माण कराया कृषि विकास के लिए, ठीक है। किसानों की स्थिति के सुधार और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना इसके प्रमुख उद्देश्य थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण प्रणाली को, भू राजस्व प्रणाली को त्याग दिया था, खत्म कर दिया था और इसके स्थान पर पुनः अनुमान आधारित भू राजस्व प्रणाली को अपनाया था, ठीक है। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने उदार नीति अपनाई, ठीक है। कर की दर को घटाया। यह सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसका मानना था कि राज्य की आय को बढ़ाने के लिए कर बढ़ाने की आवश्यकता के बजाय उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी सोच थी, इसका इनको फायदा भी मिला है, ठीक है। इन्होंने सेना में दाग बाहुल्य प्रथा को, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस की थी, उसे बनाए रखा। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कराए गए निर्माण देख लेते हैं। तो इन्होंने तुगलकाबाद नाम का शहर बसाया। कहाँ पर? दिल्ली के पास। ये तुगलकाबाद क्यों फेमस है? तो ये जो तुगलकाबाद है, ये ध्यान रखिए, ये वर्तमान समय में भारत का पहला, इंडिया का पहला ड्राई पोर्ट बनाया गया था। यहाँ भारत का पहला ड्राई पोर्ट बनाया गया था तुगलकाबाद, दिल्ली में। ड्राई पोर्ट होते हैं ऐसे स्थान जहाँ इंडस्ट्री होती है, तो इंडस्ट्री से सामान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन स्थानों पर एक ड्राई पोर्ट बनता है। वहाँ रियल में बंदरगाह नहीं होता, लेकिन उन स्थानों पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास होते हैं। कंटेनर के द्वारा इंडस्ट्री के सामान को भेजा जाता है। जो भी उनको फॉर्मेलिटी बंदरगाह पे करना रहती है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो सारी फॉर्मेलिटी उसी ड्राई पोर्ट, उसी स्थान पर, उसी इंडस्ट्री के पास कर दी जाती। तो ये भारत का पहला ड्राई पोर्ट रहा है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गयासुद्दीन की मृत्यु हुई थी 1325 में। बंगाल अभियान से वापस दिल्ली लौटते समय दिल्ली के कुछ दूर जूना खां द्वारा गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए लकड़ी का एक महल बनाया गया था। और इस महल, जो ये लकड़ी का महल था, तो ऐसा कहा जाता है कि हाथियों की परेड के दौरान हाथियों की टक्कर हो गई थी इस महल से, और वो जो लकड़ी थी वो गिर गई थी गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर, और इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक से ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। प्री में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसा मैंने बताया कि नहरों से जुड़ा क्वेश्चन आता है, निजामुद्दीन औलिया से खराब संबंधों का क्वेश्चन आता है। तो ये इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गयासुद्दीन तुगलक से नहीं आते हैं। फिर देखते हैं हम इस वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा मोहम्मद बिन तुगलक का। इनका मूल नाम जौना खां था। जौना खां इनका मूल नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में कि ये दिल्ली के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान थे। बहुत सारी, ये सर्वाधिक विद्वान सुल्तान थे, है ना। इनको तर्क, दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित, सुलेख, भौतिक विज्ञान का भी ज्ञान था। ये तुर्की, संस्कृत, फारसी, अरबी जैसी भाषाओं के जानकार थे। तो ध्यान रखिए कि सर्वाधिक पढ़े लिखे जो सुल्तान थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। चूंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो इनकी बहुत सी ऐसी योजनाएं थी, बहुत से ऐसे प्लान थे जो समय के हिसाब से ना होकर दूरदर्शी होते थे, तो जिसे बहुत सारे लोग, उस समय के तत्कालीन लोग, जनता समझने में असफल रही। इसके कारण इनके बहुत सारे जो प्लान रहे वो असफल रहे। उपाधि, तो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियां हैं, उलुग खां की उपाधि है, दुनिया का खान की उपाधि है, इन्हें पागल, सनकी और रक्त प्रशासु नाम से जाना गया है। सिक्कों का राजकुमार भी कहा गया। देखिए, ये पागल, सनकी, रक्त पिशाचु जो नाम है, ये इनको बेसिकली इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इनकी जो योजनाएं हैं वो असफल रही और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, इसलिए ये सब नाम दिए जाते हैं। मूल रूप से इनकी उपाधि उलुग खां है। उलुग मतलब होता है श्रेष्ठ। साम्राज्य विस्तार देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत काल का सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही था, और कहा जाता है इनके साम्राज्य में 23 इक्ता मतलब राज्य शामिल थे। 23 स्टेट इनके राज्य में शामिल थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कार्यों का क्रम, यही क्वेश्चन आपको प्री और मेंस में पूछे जाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कार्यों का क्रम और उनके विस्तार से वर्णन कीजिए। सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, तो इसे समझिए। प्रमुख रूप से मोहम्मद बिन तुगलक ने ये 5 तरह के काम किए हैं और इन्हीं कामों से उन्हें पागल, सनकी, रक्त पिशाचु, इन सब नामों से बुलाया जाता है, क्योंकि ये सब जो काम रहे हैं ये अधिकांश काम उनके असफल रहे हैं। तो इनको हम समझते हैं इन कामों को, और प्री मेंस में ये पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक ये प्रसिद्ध रहे हैं अपने राजधानी परिवर्तन के लिए। ये अपने राजधानी परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। देखिए, राजधानी परिवर्तन को पहले हम राजधानी परिवर्तन का कारण देख लेते हैं। तो फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया, इसका कारण था वो जनता को दंड देना चाहते थे। दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने जो राजधानी परिवर्तन किया, उसको करने का फरिश्ता के हिसाब से जो पहला कारण था वो दिल्ली की जनता को दंड देना था। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की जनता उनको बहुत सारे पत्र लिखती थी गालियों भरे हुए, और उनको बुरा भला कहते थे, तो उनको दंड देना चाहते थे। इब्ने बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग गाली भरे पत्र लिखते थे, इसलिए दंड देना था उनको। तो ये प्रमुख रूप से ये राजधानी परिवर्तन के कारण है फरिश्ता और इब्ने बतूता के हिसाब से। जबकि जो मान्य कारण है, रिकग्नाइज है जो रीज़न, वो है मंगोल आक्रमणकारियों से दिल्ली की सुरक्षा। वजह क्या है? क्योंकि जो पश्चिमी सीमा थी भारत की और जो दिल्ली था वो काफ़ी निकट था, तो इनको खतरा लगता था कि मंगोल आक्रमणकारी जल्दी दिल्ली पर अधिकार कर सकते हैं। जबकि जो देवगिरी था ये दिल्ली से पश्चिमी सीमा से बहुत दूर था, तो यहाँ उनको लगता था कि मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा, चूंकि उनके समय में दक्षिण भारत भी शामिल हो गया था उनके राज्य में, तो उन्हें लगता था कि दक्षिण भारत के और उत्तर भारत पर शासन करने के लिए देवगिरी एक सेंटर वाला स्थान है, तो वहाँ से आसानी से शासन किया जा सकता। तो ये इनकी सोच थी। ठीक है, तो इसको लेकर इन्होंने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया। अच्छा, और किया क्या कि सारी जनता को लेके चले गए देवगिरी दिल्ली से, और फिर 1 साल बाद उनको लगा कि यार यहाँ से शासन करना मुश्किल हो रहा है, तो वो पुनः कुछ सालों बाद जनता को लेके वापस आ गए, देवगिरी से वापस दिल्ली आ गए। तो इससे क्या पता चलता है, और ये योजना इनकी असफल भी हो गई। पता क्या चलता है कि इनकी योजनाओं में दूरदर्शिता का अभाव रहा है, ऐसा इतिहासकारों ने कहा। जबकि कई इतिहासकार कहते हैं कि इनकी योजना दूरदर्शी थी। मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए इन्होंने जो देवगिरी का प्लान बनाया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कमी क्या थी इस योजना में? तो कमी ये थी कि इन्होंने दिल्ली की पूरी जनता को ले गए थे, जबकि ले जाना क्या था, इनको केवल सैन्य मुख्यालय अपना स्थानांतरित करना था। स्वयं को और अपने मंत्रियों के साथ सैन्य मुख्यालय को भर स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, जिससे ये सफल हो जाता। लेकिन इसकी जगह इन्होंने पूरी जनता को ले गए और वापस लाए, जिससे ये असफल हो गया। ठीक है, लेकिन इससे एक लाभ भी हुआ। लाभ क्या हुआ कि उत्तर भारत की जो संस्कृति थी उसका प्रचार दक्षिण भारत में हुआ, और बहुत से सूफी और मुस्लिम संत भी दक्षिण भारत पहुंच गए। तो ये बेनिफिट हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ये योजना असफल रही। फिर दूसरा इन्होंने एक काम किया, वो काम किया दोआब में कर वृद्धि की। दोआब में इन्होंने कर वृद्धि की, ये दूसरा काम किया। दोआब क्या होता है? तो जो गंगा जमुना का मैदान होता है, गंगा और यमुना नदी के बीच में जो मैदान है उसे दोआब कहते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है। तो इन्होंने सोचा कि अपनी आय बढ़ाई जाए, तो टैक्स को बढ़ा दिया दोआब में, 50% कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि उस समय वहाँ पर अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। बड़ा हुआ तो पहले इन्होंने सख्ती से वसूलने का प्रयास किया। जब इन्होंने सख्ती से वसूलने का प्रयास किया तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह को शांत करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की, कृषि विभाग, जिसे नाम दिया गया दीवाने अमीर कोही। इसे दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही दोनों नाम से जाना जाता है। कृषि विभाग की स्थापना की। अकाल संहिता बनाई कि अकाल के समय क्या करना है, ये संहिता बनाई, और इसके साथ साथ तकाबी ऋण बांटे।
तकावी ऋण भी बांटे। तकावी ऋण का अर्थ होता है लंबी अवधि के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर, बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए गए टैक्स। तो एक तरह तो वो प्लान कर रहे थे कि उनकी आय बढ़े, और उल्टा हो गया कि उनको ऋण बांटना पड़ गए। तो इस तरह से ये योजना भी असफल रही इनकी। अब इसमें तो इनका कोई खास योगदान था नहीं, अब योजना जिससे बनाई वहाँ अकाल पड़ गया, अब वो क्या करेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने अपना एक तीसरा अभियान शुरू किया प्रशासनिक कार्य, वो था खुरासाल अभियान। देखिए, खुरासाल मुख्य रूप से आज का जो मॉडर्न डे ईरान, इराक और अफगानिस्तान का जो अधिकांश एरिया है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान का, उस अधिकांश एरिया को खुरासाल कहते थे। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक भारत के राजा बने, उस दौरान वहाँ पर अशांति छाई हुई थी। तो इन्होंने प्लान किया कि राज्य की आय और विस्तार करने के लिए क्यों ना खुरासाल पर आक्रमण कर दिया जाए। अब इन्होंने प्लान बनाया कि खुरासाल आक्रमण करने के लिए इनको काफ़ी सेना की जरूरत पड़ेगी, बहुत संसाधन लगेंगे, बहुत टाइम भी लगेगा। तो इन्होंने सेना की भर्ती करी, 1 लाख नए सैनिक भर्ती किए, उन्हें प्रशिक्षण देना आरंभ किया, और सबसे बड़ी चीज़ कि उन सैनिकों को 1 साल का एडवांस सैलरी प्रदान कर दी उन्होंने। 1 साल का एडवांस वेतन भी प्रदान कर दिया। लेकिन ये अपनी बाकी समस्याओं में फंसे रहे और ये खुरासाल अभियान कर ही नहीं पाए। और फिर क्या हुआ कि जब ये खुरासाल अभियान करने का जब तक प्लान बनाया, वहाँ पर शांति हो गई, वहाँ पर महत्वपूर्ण राजा स्थापित हो गए, तो फिर उन्होंने अपने खुरासाल योजना को रद्द कर दिया और जो सैनिक भर्ती किए थे उनको बर्खास्त कर दिया, जिससे सैनिकों ने विद्रोह किया। तो इनको इससे भी परेशानी हुई इस विद्रोह से निपटने में। तो इस तरह से इनको कई परेशानियों का सामना करते रहना पड़ा। फिर उन्होंने चौथा काम क्या किया, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया, टोकन करेंसी को स्टार्ट किया। देखिए क्या है टोकन करेंसी, क्योंकि इनके समय में काफ़ी सोने चांदी की कमी हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया, सोने की प्रमुख रूप से कमी हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया कि एक मंगोल शासक थे कुबले खां, वो ऑलरेडी एक प्रयोग कर चुके थे। वो चांदी को और तांबे को सोने के रेट में चला के अपने राज्य में सफलतापूर्ण प्रयोग कर चुके थे। तो उससे प्रेरित होकर 1330 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी अपने राज्य में सांकेतिक मुद्रा का चलन आरंभ किया। अब उस सांकेतिक मुद्रा के चलन में इन्होंने ये किया कि इन्होंने प्रमुख रूप से सोने के चांदी के बदले तांबे की करेंसी, तांबे की और कांसे की मुद्रा को चलाया चांदी के रेट में। तो चांदी के रेट में इन्होंने तांबे और कांसे की मुद्रा को चलाया। ठीक है, कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि लोगों ने उस तांबे की मुद्रा की कॉपी बनाना शुरू कर दी। अब एक समय ऐसा आया कि चल तो वो मुद्रा रही थी चांदी के रेट में, लेकिन थी वो तांबे की, और वो भी कॉपी थी, नकल थी उसकी। तो जितनी मुद्राएं इन्होंने जारी की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, उससे ज़्यादा मुद्राएं नकली मार्केट में आ गई। तो फिर इनको मजबूरी में वो सारी मुद्राएं वापस मंगाना पड़ी, रद्द करना पड़ा वो योजना अपनी। लेकिन इसमें इनको बहुत नुकसान हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतिहासकारों का कहना कि इन्हें करना सिर्फ इतना था कि कुबले खां द्वारा जो मुद्रा जारी की गई थी, उन मुद्रा में कुबले खां ने बहुत अच्छी तरह से उन मुद्राओं को ढलवाया था, और उसमें जो राज्य चिन्ह था वो भी लगवाया था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक की जो मुद्राएं थीं वो ना तो अच्छी तरह से ढाली गई थी और ना ही उसमें राज्य चिन्ह अच्छी तरह से बनाया गया था, इसलिए लोगों ने आसानी से उसकी कॉपी कर ली। तो ये योजना भी इनकी असफल रही। तत्पश्चात ये और अपनी एक योजना लाए जिसे कहते हैं काराचेल या काराजल अभियान। अब इन्होंने एक प्लान किया कि क्यों ना कुमायूं क्षेत्र के जो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश के कुछ जो पहाड़ी राज्य हैं, प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों में कुछ छोटे से हिंदू राजा शासन कर रहे थे, कुमायूं और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। तो इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना इन पर अटैक किया जाए, तो और वहाँ से पैसे की वसूली की जाए। तो इन्होंने एक बड़ी सेना भेजी कुमायूं और हिमाचल प्रदेश पर अटैक करने के लिए। ये सेना वहाँ पहुँची, उसे प्रारंभिक सफलता भी मिली, उन्होंने काफ़ी पैसा भी इकट्ठा कर लिया। तो इस प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर जो इनके सेनापति थे खुसरो मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना आगे बढ़ के तिब्बत पे भी अटैक कर दें और वहाँ से भी वसूली कर लें। लेकिन जब वो तिब्बत पे आगे बढ़े अटैक करने के लिए, तो वो रास्ता भटक गए, और इसके बाद लोकल और राजाओं की सेना ने भी आक्रमण किया। इस तरह से इनकी लगभग पूरी सेना नष्ट हो गई और ये अभियान भी असफल रहा।
तो इनकी जो प्रशासनिक असफलता नीतियां हैं, उनकी असफलता के कारण क्या हैं? इनके भले ही योजनाएं सही और दूरगामी रहे हैं, लेकिन वो जनता को सही तरीके से बताने में और उसे लागू करने में असफल रहे, जो इनकी पतन का कारण रहा, इन योजनाओं के असफलता का कारण रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ जैन धर्म संतों से संपर्क थे, जिनमें जिन प्रभा सूरी, जिनचंद सूरी, जम्बूजी इत्यादि थे। इनके समय मंगोल आक्रमणकारी भी हुए, तर्माशरीन के नेतृत्व में हुआ था, और मोहम्मद तुगलक ने मेरठ के पास तर्माशरीन को पराजित कर दिया था। और हालांकि इसामी और फरिश्ता के अनुसार सुल्तान ने बड़ी मात्रा में धन देकर उसे वापस किया। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इन्होंने परास्त किया था या पैसे देकर भेजा था। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेंट है इनके टाइम पीरियड में। अफ्रीकी यात्री मोरक्को के अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता का इनके काल में भारत आना। ठीक है, तो 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता भारत आया, दिल्ली आया। ये इससे बहुत प्रभावित हुए मोहम्मद बिन तुगलक, और उसे दिल्ली का काजी आला बना दिया। तो कई सालों तक वो दिल्ली के काजी आला रहा, और उसके बाद फिर इन्होंने उसे अपना राजदूत बनाया और चीन भेज दिया। इन सभी चीज़ों का बुक जो जिक्र है वो इब्ने बतूता ने अपनी पुस्तक किताब उल रिहाला या रिहाला नाम की पुस्तक में किया है। ठीक है, फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्यौहार विशेषकर होली में भाग लेता था। वो लिबरल था। उसने चीन और मिस्र के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए, अपने राजदूत भेजे। मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा से भी अपने शासन की मान्यता प्राप्त की, और फिर 1347 में प्लेग से बचने के लिए वो 2.5 साल तक दिल्ली के पास कन्नौज में स्वर्गदारी नामक स्थान में रहा। फिर डेथ 1351 में सिंध के विद्रोह दबाने के क्रम में सिंध के पास थट्टा नामक स्थान पर इनकी डेथ हो गई। और यहाँ पर प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं बदायूं, उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है। वो प्रसिद्ध है, सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। ये पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। ये बदायूं का वो है कोटेशन है कि सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, फिर इसके बाद बना इस वंश का एक और प्रमुख राजा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक इनके चचेरे भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक के। इनका राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 को थट्टई पे हुआ था, और फिर बाद में दिल्ली में फिर अगस्त 51 में हुआ। ठीक है, फिरोज तुगलक की माँ बीबी जैला ये हिंदू महिला थी। देखिए, फिरोज तुगलक सल्तनत काल के सर्वाधिक कट्टर मुसलमानों में से एक था। तो इतिहासकार इसके पीछे कारण बताते हैं, मानते हैं कि प्रमुख रूप से चूंकि ये हिंदू महिला से उत्पन्न थे, तो जो उस समय के मौलवी और अन्य मुस्लिम सरदार थे वो इसको शंका की दृष्टि से देखते थे। उनको लगता था कि ये शायद पूरी तरह से मुसलमानों का भला नहीं करेगा। तो उनकी शंका को दूर करने के लिए फिरोज तुगलक ने बहुत सारे कट्टरता वाले काम किए। फिरोज तुगलक ने सबसे पहले तो जो शरीयत में 4 करों की मान्यता है, यानी खराज, जजिया, खम्स, ज़कात, इन्हें लागू किया। बाकी सभी कर इन्होंने माफ़ कर दिए। लगभग 24 कर उस समय जो लागू थे वो माफ़ कर दिए, क्योंकि उनका कहना था इन कर का शरिया में जिक्र नहीं है, इसलिए लागू नहीं होंगे। उसने खलीफा से 2 बार अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की, मान्यता ली। ठीक है, फिर इसके जो इंपॉर्टेंट काम है वो देखते हैं अपन सीधे। इनका साम्राज्य जो क्वेश्चन आते हैं फिरोज तुगलक से, उसे देखते हैं अपन। तो इन्होंने कुछ नगरों का निर्माण कराया, जिनमें फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, जौनपुर इत्यादि थे। ये क्वेश्चन जो आते हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। फिर इन्होंने कुछ नगरों का निर्माण कराया, जिसमें फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा और जौनपुर इत्यादि थे। लोगों के कल्याण के लिए भी इन्होंने कदम उठाए। वो कदम क्या थे? इन्होंने कुछ विभागों की स्थापना की, जिसमें सबसे प्रमुख विभाग है दीवाने खैरात।
दीवाने खैरात यानी कल्याण विभाग, ये कल्याण विभाग गरीब मुसलमानों की आर्थिक रूप से सहायता करता था, उनकी बेटियों का विवाह कराता था दीवाने खैरात। फिर दूसरा विभाग इन्होंने बनाया दीवाने इस्तियाक। दीवाने इस्तियाक जो था, यह विभाग असहाय और अनाथ मुसलमानों को, विशेष तौर पर महिलाओं को, वृद्ध विधवा वेवा महिलाओं को पेंशन दिया करता था। फिर उन्होंने बनाया एक रोजगार दफ्तर, जिसमें बेरोजगार मुस्लिम युवकों को रोजगार प्रदान किया जाता था। फिर उन्होंने स्टार्ट किया दारुल सफ़ा यानी खैराती अस्पताल बनाया, इसमें मुसलमानों का मुफ्त इलाज होता था। फिर उन्होंने एक विभाग की और स्थापना की, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि दीवाने बंदागान की स्थापना किसने करी। तो ये था दास विभाग दीवाने बंदागान। इसे फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था, क्योंकि इनके समय में 1,80,000 गुलाम हो गए थे, तो इन्होंने ये अलग से एक विभाग भी बनाया दीवाने बंदागान। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि ये जो गुलाम हैं, तो इनको ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ गुलामी का काम कर रहे हैं। ये विभिन्न विभागों में भी काम करते थे, सेना में भी काम करते थे, सैनिक भी थे, अधिकारी भी थे, विभिन्न अधिकारी भी थे भले गुलाम ये फिरोज तुगलक के, लेकिन इनको सम्मानित स्थितियां प्राप्त होती थीं और ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अधिकारी कर्मचारी के रूप में काम भी करते थे। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट हुआ। फिर फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहाते फिरोज शाही भी स्वयं लिखी। फतूहाते फिरोज शाही आत्मकथा इन्होंने लिखी। फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई, और यहाँ से ही इस वंश का पतन होना आरंभ हो गया। इस वंश का पतन होना आरंभ हो गया फिरोज तुगलक के साथ ही, क्योंकि देखिए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ये तीनों योग्य शासक थे। इसके बाद ढेर सारे और शासक बने, वह अयोग्य थे, उनका कोई मतलब नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है तुगलक वंश के अंतिम राजा नसरुद्दीन महमूद से, जो 1395 से 1413 के बीच में रहे हैं, अंतिम तुगलक शासक रहे हैं। इनसे जुड़ा हुआ सिर्फ एक फिक्स क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है तैमूर लंग का आक्रमण। सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किस राजा के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तो 1398 में तैमूर लंग ने तुगलक वंश के अंतिम राजा नसरुद्दीन महमूद के समय में भारत पर आक्रमण किया। बहुत ज़्यादा भारत में 15 दिनों तक लगभग समझ लीजिए लूटपाट तो उसने दिल्ली में करी, लूटपाट कत्लेआम वगैरह किया, और इनके आक्रमण से तुगलक वंश का पूर्णतः पतन हो गया। ठीक है। और 1413 में नसरुद्दीन महमूद, हालांकि उसके बाद भी उनका कुछ समय के लिए शासन चला, लेकिन वो लगभग ख़त्म हो गया था। और कुछ महीने के लिए फिर नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दौलत खान नाम के अफगान ने दिल्ली पर शासन किया, जिसे तैमूर लंग ने, एक व्यक्ति था खिज्र खां, इसे अपना प्रतिनिधि बनाया था दिल्ली में, इसे अपना प्रतिनिधि बनाया था भारत में। तो खिज्र खां ने बाद में दौलत खां पर आक्रमण कर लिया, उसे हरा दिया और दिल्ली पर एक नए वंश की शुरुआत की, जिसे कहते हैं सैयद वंश। तो इस तरह से छोटा सा क्विक रिवीजन है ये तुगलक वंश के बारे में, जिसमें प्रमुख रूप से आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उसकी योजना के बारे में, थोड़ा सा फिरोज तुगलक और थोड़ा सा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ना है। तो ये छोटा सा सिंपल सा वो है, क्विक रिवीजन है। ओके,